नमस्कार, मैं राजेश। दोस्तों, आज हम आप सबको जो प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं यह इंडियन पॉलिटी पर आधारित है। और इंडियन पॉलिटी का जो पहला टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मेरे भाई, कि भारतीय संविधान का परिचय। आज का हमारा जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब के सब भारतीय संविधान के परिचय पर आधारित होंगे। और आप देखेंगे ये ऐसे तैसे क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, हमने ऐसे क्वेश्चन को अपने इस प्रैक्टिस सेट में रखा है जो किसी न किसी स्टेट कमीशंस में, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में कई बार रिपीटेड हुए हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखकर, समझकर अंत में पाएंगे कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लग चुकी होगी। इस टॉपिक से कहीं भी आए, घुमा फिरा कर आए, आप ऐसे क्वेश्चन को जो है क्रैक कर लेंगे। तो मेरे भाई, ये आपके लिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के प्रति, किसी भी टॉपिक के प्रति जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल का जब ग्राफ बढ़ जाता है, तो हमें जो क्वेश्चन नहीं आते रहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरी भाई, ये हमारी जो छोटी सी प्रयास है आप सबके लिए, जो PDF के माध्यम से हम आप सबको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का, अलग अलग टॉपिक वाइज। तो ये जो हमारा छोटा सा प्रयास है मेरे भाई, अगर आपको हमारा इस छोटा सा प्रयास ज़रा सा भी, इतना सा अच्छा आपके लिए अगर काम आए, आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर देना हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन गलत था, इसलिए मैं दूसरा यहाँ लेकर आया हूँ। जो दूसरा क्वेश्चन है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से यह कौन है? तो हमें बताना है दोस्त, ये गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच ऐसी कौन सी सहमति है जो कॉमन पाई जाती है? तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का यह लक्ष्य था कि एक राज्यविहीन समाज का जो है ये स्थापना हो, वो मतलब शासन, जनता पर शासन कम से कम हो। तो इसको हम लोगों ने देखा, ये IAS 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगर ये कई बार पूछा गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हम सभी को मालूम है मेरे भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष में मेरे भाई कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक भीमराव अम्बेडकर थे और 6 और सदस्य थे। तो इन 7 सदस्यों से ये प्रारूप समिति की, ये जो है, ये प्रारूप समिति बनी थी। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो आगे हम लोग चलें, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ क्या है चौथे में, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मेरे भाई, हम सबको पता होगा, अगर हम लोगों ने भारतीय संविधान का परिचय पढ़ा होगा, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई। और हम सबको अगर और इससे पूछा है कि संविधान सभा की जो है अध्यक्षता किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये अस्थाई तौर पर। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी न किसी स्टेट कमीशंस में न पूछा गया हो और कई बार रिपीट न हुआ हो। तो इससे आपकी तैयारी में बहुत धार लगेगी। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य सम्मिलित नहीं थे? तो हम सबको पता है, ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे, नेहरू जी, मोहम्मद सादुल्लाह, AK अय्यर, KM मुंशी, इन सभी में से हम सबको जानेंगे नेहरू जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष में सम्मिलित नहीं थे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और बाकी सब थे प्रारूप समिति के जो सदस्य, सब प्रारूप समिति की जो बनी थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, उसके सदस्य में ये भी थे, ये भी नेहरू जी नहीं थे। तो सही आंसर नेहरू जी हो जाए, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं था, नेहरू जी नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे मेरे भाई अगर हम लोग देखें, ये मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यह हमें जो है एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, यहाँ हमें बताना है संचालन समिति। यहाँ समिति का नाम दिया गया है और यहाँ उस समिति के अध्यक्षता किसने की थी उसका नाम दिया गया है, उस व्यक्ति का। तो हम सबको मान लीजिए जो पहले कन्फर्म हो, हम पहले वही करें। अभी मैंने बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसने, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसने, कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये हमें अब पता हो गया। अब एक चीज़ हमें और है, संविधान सभा जो चल रही थी, उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी को संचालन समिति कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमें कन्फर्म हो गया। अब हम 2 ही से पता लगा सकते हैं मेरे भाई। देखो, ए हमारा 2 पे आना चाहिए, तो ए इसमें भी है, ए में है, बी में, तो यानी अब हमें कन्फर्म हो गया कि अब जो आंसर होगा या तो ए में से होगा या तो बी में से होगा। सी और डी नहीं होगा, क्योंकि ए हमारा कन्फर्म है 2 पर है और हमारा सी जो है 3 पे होना चाहिए। तो सी 3 में है,
इसके मतलब देखिए ए 2 पर है, सी 3 में, तो इसका मतलब हमारा आंसर बी होगा। और अगर हम लोग को अगर आपको याद के लिए बता दें, और जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और बचा है एक हमारे पास संघ संविधान समिति की अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है तो ये है। तो चलिए मेरे भाई हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां में क्या कह रहा है। यहाँ सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं क्या है 7वां में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो हमें पता है जब हम लोग संविधान को जब पढ़ते हैं, संविधान का जो शुरुआती संविधान का परिचय, तो उसमें लिखा है भाग 9वें में पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया है। और जो 9A है इसमें जो है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भाग 9 में दिए गए हैं। अनुसूची, अगर अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची मेरे भाई 11 में। तो ये हो गया। आगे अगर हम लोग देखें 8वां में क्या कह रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव संविधान सभा में किसने लाया था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव ये किसने लाया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाया था। तो ये क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। आगे देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है। तो हम सबको पता है जो भारतीय, इसमें पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो मेरे भाई हम सभी सबको पता है कि जो भारतीय संविधान है अपना, उसमें नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है। यानी अपना भारतीय संविधान न तो बहुत ज़्यादा कठोर है और न ही बहुत ज़्यादा नर्म है। इतना ज़्यादा कठोर भी नहीं है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, और इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। यानी ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस का मिक्सचर है, ये सही है। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, ये भी सही है। अलिखित व विस्तृत संविधान, अब हम सबको पता है हमारा संविधान लिखित है, अलिखित नहीं है, तो यही गलत हो गया। हमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये है। और बाकी अपने आप में ये भी सही है, ये भी सही है। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य ये भी सही है। तो हमें गलत पूछा है तो हम लोगों ने गलत ये था तो इसको बता दिया हम लोगों ने। आगे देखें हम लोग क्या है 10वें में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो मेरे भाई 61वां संविधान संशोधन 1989 में, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो उम्र देने की, जो वोट देने की उम्र थी मेरे भाई पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से राजीव गांधी की सरकार ने इसे घटाकर जो 21 वर्ष था उसे 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने की आयु। तो ये था। तो आगे हम लोग अगर 11वां क्वेश्चन अपना देखें मेरे भाई, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। तो देखिए क्या है 11वें में। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण के लिए जो है भारत भेजा था। हमें पता है मेरे भाई जो संविधान निर्माण के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने जो भेजा था पहले 1942 में, वह क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था, सर स्टीफन क्रिप्स। तो इसे भेजा गया था जिसके जो है जिसको भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। उसमें तमाम जो है ब्रिटिश हितों से संबंधित मुद्दे थे। तो इससे जो है स्टीफन क्रिप्स जो आया था संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव लेकर, इसको भारतीयों ने ठुकरा दिया था 1942 में। अगर आप पूछें तो जो भारतीय संविधान निर्माण हुआ वो किस मतलब हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। तो कैबिनेट मिशन आया था तो उसी के तहत भारतीय संविधान सभा बैठी थी और उसका निर्माण किया गया था। तो आगे हम लोग देखें, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो हमें पता है मेरे भाई अपना भारतीय संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ था। हालांकि संविधान का कुछ प्रावधान लागू हुआ था, जैसे नागरिकता, जजों की नियुक्ति, ऐसे जो कुछ विशेष मुद्दे थे इस दिन लागू हो गए थे, लेकिन संविधान को
इसके जस्ट 2 महीने बाद यानी 26 नवंबर था, 26 दिसंबर नहीं 26 जनवरी को अपना संविधान को लागू किया गया था। तो संविधान बनने की बात आई और आंशिक रूप से लागू होने की बात आई तो 26 नवंबर और 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को तो ये तो अपना संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसे। आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, अन्य कितने सदस्य। यहाँ आप लोग देखिएगा, यही खतरा होता है लोगों को, आता हुआ क्वेश्चन मेरे भाई वो लोग गलत कर जाते हैं। कैसे? सिर्फ वो लोग सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं। अब जो देखेगा कहेगा 7 लगा देगा। भाई जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी थी उसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर को लेकर, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने किया था, एक अंबेडकर जी 6 और थे, कुल 7 लोग थे। तो पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, तो मेरे भाई अन्य 6 थे, क्योंकि एक भीमराव अंबेडकर को उसने बता दिया है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। आगे देखें हम लोग क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो यही फिर पूछा है मेरे भाई। तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखिए कितना सरल क्वेश्चन, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे यही पूछ रहा है ना मेरे भाई। तो पहले आप लोग ये पता कर लीजिए कौन नहीं थे। तो अभी मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, और पटेल भी सदस्य नहीं थे, ये हमें कन्फर्म हो गया, क्योंकि नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे और ये सरदार पटेल जो थे ये अल्पसंख्यक मामलों के जो समिति बनी थी उसमें ये उसके अध्यक्ष थे। तो हमें जिसमें 2 होगा और जिसमें 4 होगा वो नहीं हो सकता। तो इसमें 2 4 है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहीं है तो ये उस ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी 4 है, ये भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं होना चाहिए, 2 और 4 इसमें नहीं है तो यही होगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन वाले सवाल को हल किया जाता है। आपको पूरा क्लियर नहीं रहता है, पूरी तरीके से नहीं आता रहता है, तो फिर भी आप क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये मल्टी ऑप्शनल है, बहुत देखिए लोग इसको भी हम लोग कैसे हल करते हैं आसानी से। ये क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यानी जो भारतीय संविधान निर्माण हुआ है उससे संबंधित कथन हमें चुनना है, सही कथन को चुनना है। तो देखिए क्या है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ये तो सही बात है मेरे भाई, नेहरू ने जो उद्देशिका का प्रस्ताव पेश किया था वो संविधान निर्माण पर उसका काफ़ी हद तक असर था। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है हमारा। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी बात सही है मेरे भाई। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो मेरे भाई ये मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या है। अब देखिए, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। मेरे भाई राज्य का मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। तो राष्ट्र के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनने का मतलब उसे जनता जिसे वोट दे। तो राष्ट्रपति को जनता वोट नहीं देती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो ये गलत हो गया। तब जिसमें 4 होगा वो चीज़ गलत हो गई। ये 4 है, ये गलत हो गया, ये 4 है, ये गलत हो गया। सभी चारों तो हो नहीं सकता, क्योंकि चौथा गलत है डी। तो हमारा बच रहा है ए, इसका ए सही होगा। तो यानी ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये चौथा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है हमारा। देखिए किसे हम लोग सॉल्व कर लिए। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया था। तो आगे देखें हम लोग 16वें में क्या कह रहा है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अभी मैं बताया जो आपको मिलान करने वाले में बता रहा था, जो सरदार पटेल थे वो मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक के मामले के लिए वो सलाहकार समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये पंडित नेहरू थे वो संघ समिति के अध्यक्ष थे। तो बी.एन. राव एक तो मतलब सिविल सर्विस थे, जो संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद सबसे ज़्यादा नॉलेज संविधान के मामले में इन्हीं को था। तो आगे हम लोग देखें अगर
ये मल्टी ऑप्शनल वाला है, इसे नहीं सही है। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस में पूछा गया है ये। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि अभी मैंने बताया संविधान जो अपना बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसे लागू करने का दिन निर्धारित किया गया, जो डेट इसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही पूर्ण आज़ादी का जो है वो नारा दिया गया था, वो उस समय नेहरू जी के द्वारा, और काफ़ी और लोग थे। 1929 में संपूर्ण आज़ादी का जो है वो नारा दिया गया था 1929 में। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका आंसर क्या होगा, यानी पूछ रहा है 26 जनवरी को संविधान लागू करने का डेट क्यों निर्धारित किया गया था। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता समारोह के रूप में मनाया था, तो यही सही है। तो आगे चलिए हम लोग, तो बाकी ये सब गलत हैं ये सब। तो चलिए हम लोग अपना 18वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है मेरे भाई 18वें में। बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं कितना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें, भारत के संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा जो आंसर है 18वां नंबर जो है मेरे भाई, ये 18वां नंबर में क्या है कि संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे ये बहुत ही मतलब एक सिविल सर्विस थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे ये, तो यही जो है संवैधानिक सलाहकार थे। तो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद सबसे ज़्यादा जानकार यही थे। तो आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था। मेरे भाई जिस दिन संविधान को एक्सेप्ट पूरी तरीके से लागू किया गया था उसी दिन 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये जो भारत का राजकीय चिन्ह है, ये 4 शेरों वाला अशोक जो है इसी को, तो ये हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें। हाँ यह अब देखते हैं क्या है, भारत ने समवर्ती सूची की कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मेरे भाई समवर्ती सूची जो थी, हमें पता है 7वीं अनुसूची, संविधान के जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है। संघ सूची पर जितने विषय डाले, संघ सूची में जितने विषय हैं केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में जितने विषय हैं राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जो है मेरे भाई उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच झगड़ा होता है कानून को लेकर, तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था ये समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। ये संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, जैसे मेरे भाई अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। मान लीजिए ये सब राज्य हो गए, ये सब राज्य हो गए, यही सब राज्यों से मिलाकर भारत बनेगा, इसी को भारत कहा जाएगा। तो यही है, इसी को संघ कहा जाता है, यानी सभी राज्यों के ग्रुप ऑफ ऑल स्टेट्स। संघ क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑल स्टेट्स। तो संघात्मक व्यवस्था क्या थी मेरे भाई, कनाडा से जो है ये संबंधित, कनाडा से लिया गया था संविधान में। आगे हम लोग देखें, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। तो यही करा लिखित संविधान मेरे भाई, सबसे पहले अमेरिका। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला जो लिखित संविधान था, सबसे बड़ा संविधान, तो वो सबसे पहले अमेरिका में आया था लिखित संविधान, उसके बाद भारत में। तो आगे अगर हम लोग देखें क्या है, भारतीय मूल संविधान में सम्मिलित थे, यानी मूल संविधान की कह रहा है अपना जो भारतीय संविधान बना था, उस बनने के समय वो संविधान में ये सब कितने थे वही पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची थी मेरे भाई। इस समय ये अनुसूची जो है 12 हो गई है। तो और ये इस समय ये इसका जो सही आंसर है यही होगा। तो आगे चलिए हम लोग अगर देखें अगला क्वेश्चन अपना, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं तो हमारे लिए सही रहेगा। हाँ, यह भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, यानी भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में मतलब किस बात के लिए भिन्न है, यही बता रहा है। तो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है।
ये भी कुछ हद तक सही होगा, लेकिन ये नहीं होगा। और हम लोग पढ़ लेते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनी विधायिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो 24वां हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है वहाँ पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन की जो है व्यवस्था नहीं है वहाँ। और भारत में जो है अगर कोई भी कानून बनता है तो उसको जो है अगर जनता के लिए ठीक है, समाज के लिए ठीक है कि नहीं, वो कोर्ट के द्वारा उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो मेरे भाई हमें पता है उद्देशिका का प्रस्ताव जो है नेहरू जी 1946 में पेश किए थे दिसंबर में। और ये उद्देशिका का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया था? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सबका। दोस्तों हमारे को सर्दी हुआ है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से हमारा थोड़ा गला जाम है, तो फिर भी आप कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है। ये हमारा 26वां क्वेश्चन। भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? तो मेरे भाई सबसे सर्वोच्च क्या हो सकता है? आप लोग देख सकते हैं संविधान हो सकता है। राजनीति में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे ऊपर रहती है टॉप पे, वो संविधान। सब कुछ कार्य जो है संविधान के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। जो क्वेश्चन मेरे भाई एकदम ओरल टाइप के होते हैं, एकदम फैक्चुअल होते हैं, उस पर मैं समय नहीं दे रहा हूँ। जो बताना होता है मैं बता देता हूँ उसे। तो चलिए अगर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघराज पद्धति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है मेरे भाई? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो सही है। हमें नहीं पूछा तो हमें नहीं बताना है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, हमें पता है राज्यसभा में जो है असमान प्रतिनिधित्व है, ये भी सही है। यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, नहीं, ये गलत है। सहमति का संबद्ध होने वाली इकाइयों का एक सहमति का परिणाम नहीं है, तो ये हमारा गलत है। बाकी सब अपने आप में सही है। तो हमें गलत पूछा है तो हम लोगों ने गलत को बताया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का कॉन्सेप्ट प्राप्त किया गया था। हमें पता है राज्यों का संघ, अभी मैंने बताया, जिसे फेडरल बोला जाता है इंग्लिश में, ये कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, जिसे आप लोग कनाडा भी कह सकते हैं। तो ये यहीं से लिया गया था, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी, उसमें जो अनुच्छेद 1 में जो बात किया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत सभी राज्यों का संघ होगा, सभी राज्यों को मिला के भारत बनेगा। तो ये होगा अगला क्वेश्चन। हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनिए। तो मेरे भाई क्या चुनना है? ये कथन दिया है, कारण दिया है। कथन 1 में कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये तो सही बात है मेरे भाई, एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है लोकतांत्रिक। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है, एकदम क्लियर बात, भारत के पास अपना एक संविधान है। तो क्या करा है? ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। तो ये आर जो है ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, इसमें कोई, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अपनी जगह पर सही है। भारत का अपना संविधान है, ये अपनी जगह पर सही है। और भारत लोकतांत्रिक देश इसलिए नहीं है कि भारत के पास अपना संविधान है, क्योंकि ये इसका कारण नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। तो 29 हो गया। हम लोग 30वां पर चलें, देखिए 30वां क्या कह रहा है। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, सिर्फ आप एक बार स्टेमिना से, आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सिर्फ आपको रीडिंग करना होता है। अगर आप उसे ठीक से रीड कर लिए तो आप उसे जो है आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। ये भी कथन कारण वाला है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बात तो सत्य है मेरे भाई, भारत का जो संविधान है अपने देश के जो विभिन्न ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करता है, उसको उसमें लिखा गया है। कारण इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ग्रहित मतलब कहीं से लिया हुआ संविधान कहा जाता है। तो ये मेरे भाई, ये तो मतलब ये भी सही है, क्योंकि जगह जगह से ये भारत का संविधान जो था अपना, ये लिया गया है अन्य स्रोतों से। तो कहीं मतलब जैसे हो गया कि मूल अधिकार जो है ये रूस से लिया गया है, मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ये ग्रहित संविधान कहा जाता है, सब लोग कहते भी हैं। तो ये भी सही है।
लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए नहीं कि ये ग्रहिक संविधान है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 30वां 31 पे अब हम लोग आ गए। 31वां देखें क्या है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कहीं कुछ हार्ड है कुछ नहीं है, तो ऐसे इससे घबरा न करिए। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ हार्ड कुछ सॉफ्ट, इस तरह से मिलेंगे कुछ सरल क्वेश्चन। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी। इसमें कुल 15 महिलाएं थी मेरे भाई, एकदम फैक्ट है। भारतीय संविधान सभा जो बैठी थी ये वो कैबिनेट मिशन के जो है प्रस्ताव के बाद, तो उसमें कुल 15 महिलाएं जो है विभिन्न प्रांतों से आई थी। यूपीपीएससी में ये पूछा गया है। अगला क्या है हमारा, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए क्या है ये, हाँ अब सही। ये संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और ये इधर दिया गया है स्रोत, संवैधानिक प्रावधान, और ये स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो वही हमें मिलाना है। मिलाने वाला देखिए कितना आसान होता है, कैसे हम लोग मिला लेंगे। जो सही है पहले उसे आप मिला दीजिए। अभी मैं बताया जो समवर्ती सूची है, कॉमन सूची, जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ये कहाँ से लिया गया है मेरे भाई। अभी मैंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन डी वाला चला जाएगा 1 पर। ये तो हमें कन्फर्म हो गया। तो और दूसरा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा है। और ए विधि का शासन, विधि का शासन मेरे भाई ये 3 से लिया गया है। तो डी वाला जो है 1 पर जाएगा। तो डी में एक ही ऑप्शन है, आप लोग एक ही से, अगर ये आपको आता होगा तो आप एक ही में कर ले जाएंगे। देखिए क्या है, ये डी में एक ही जगह पर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। ए 2 पर चला आएगा, तो यही से हमारा हो जाएगा 32वां क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, डी हो जाएगा ना। तभी देखिए जैसे ये अभी मैंने बताया एक ही जगह पर है, तो ए जो है वो 2 पर आ जाएगा इंग्लैंड पे। बी जो है वो 3 पर आ जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के लिए सुरक्षित रखना, ये कनाडा से। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, अभी मैंने बताया जो है मेरे भाई वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। पहले 1942 में जो आया था वो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, अलेक्जेंडर क्रिप्स लेकर आया था। तो उसमें ब्रिटिश स्वार्थ था, उसमें ये भारतीयों के लिए कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए भारतीयों ने उसका विरोध करके वापस कर दिया। जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो उसके तहत भारतीय संविधान सभा बैठी थी संविधान बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 34वां में क्या है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, यही मैंने बताया मेरे भाई, वो भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बैठी थी मेरे भाई, यह संविधान सभा के जो सदस्य थे ये कहीं से मतलब अलग अलग प्रांतों से भेजे गए थे। जो टैलेंटेड लोग थे उनको भेजा गया था, और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं गया था। उस समय वोटिंग की व्यवस्था भी नहीं थी, तो एक प्रांतों से जो है वो प्रांत अपने अपने टैलेंटेड लोगों को चुनकर भेजे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, भी गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुनकर भेजा गया था, तो ये सही है। तो आगे देखें हम लोग क्या है 35वां में, थोड़ा छोटा कर ले, मल्टी ऑप्शनल है। मल्टी ऑप्शनल को हम लोग सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है इस सवाल की। 35वां में देखें क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों या उपबंध में कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ। हमें पता है मेरे भाई, हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया था इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950। लेकिन जो आंशिक रूप से इसी दिन संविधान को लागू किया गया था, जो जरूरी चीज़ है 26 जनवरी 1949 को पूछ रहा है कौन सा लागू हुआ था उसी दिन, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो मेरे भाई नागरिकता और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये हमें कन्फर्म है। यही जो है ये मतलब वो संविधान जिस दिन बना था उसी दिन ये लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही। तो देखिए 2-4 जिसमें नहीं होंगे वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2-4 नहीं है, इसमें 2 है 4 नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 2-4 नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 है 4 नहीं है, इसमें 2 और 4 दोनों है तो यही सही होगा। देखिए हमने एलिमिनेट करके लगा लिया
हमें जबकि 2 नहीं आ रहा था, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, इन दोनों से हमने सॉल्व कर लिया। तो आइए 35वां हम लोग देख लिए, 36वां देखें क्या कर रहा है। दोस्तों बहुत सरल सवाल होते हैं, आप सिर्फ देखेंगे, थोड़ा सा आपको बस पढ़ना सीख गए तो आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो देखें क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था। मेरे भाई सीवन रहित जाल किसने कहा था भारतीय संविधान को? ग्रीनविल ऑस्टिन ने ये भारतीय संविधान को ये सीवन रहित जाल बोला था। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा धूमिल हो गया मेरे भाई पीडीएफ में जो है करने में बहुत परेशानी होती है पीडीएफ बनाने में इसका। संविधान सभा के बारे में से कौन सा सही है, तो हमें बताना है कौन सा सही है संविधान सभा। तो देखिए आप देखने में भारी भरकम लग रहा है, देखिए हम लोग कैसे एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। यह वयस्क मताधिकार द्वारा आधारित नहीं थी, तो बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ये प्रांतों से चुनकर भेजे गए थे, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी हुई थी, गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय कहाँ था, वोट कहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन से हो रहा था, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि वोट उस समय डालने की व्यवस्था भी नहीं थी। यह एक बहुदलीय निकाय था, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या है। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। अब देखिए क्या है, हमें मान लीजिए ए भी नहीं आ रहा है, हमें 2 कन्फर्म है, हाँ ऑप्शन में 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 नहीं होना चाहिए, 2 इसमें भी है, ये भी गलत। 2 नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो ये भी गलत। इसमें भी 2 है, ये भी गलत। तो बच रहा है यही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए हमें आ नहीं रहा था, फिर भी हमने हल कर लिया, हमें 2 ही आ रहा था। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, इसे कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है 38वां में। तो थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लें तो ठीक रहेगा हम सबके लिए। ये देखिए देखने में भी बहुत भारी भरकम है, कुछ दम नहीं है इसमें। देखिए कैसा है ये, भारतीय संविधान का प्रारूप जैसा विचरित किया गया है कि यह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपबंध करता है, यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विचारार्थ पर छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र का परीक्षण पर खरा उतरता है, तो यह पूछ रहा है यह किसने कहा था। तो मेरे भाई यह भीमराव अंबेडकर ने, ये सब बातें इतनी जो भी मैंने पढ़ा ये सब भीमराव अंबेडकर ने बोला था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। देखिए मिलान करने वाला, देखिए कितना मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। देखिए इधर जो है दिया है कि व्यक्ति का नाम दिया गया है, और इधर दिया गया संविधान बनाने की भूमिका। तो देखिए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। व्यक्ति का नाम दिया गया है, इधर संविधान बनाने की जो है भूमिका दिया गया है। तो राजेंद्र प्रसाद हमें पता है मेरे भाई, वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये हमें कन्फर्म है। जो संविधान सभा उस समय बैठी थी उसके जो है अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और देखिए क्या है इसमें, और हमें क्या कन्फर्म है, ये हमें कन्फर्म था भीमराव अम्बेडकर हमें कन्फर्म है, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 2 हमें कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं हमारा 2 से काम बन रहा है। ए 2 पर होना चाहिए, डी 3 पर होना चाहिए। तो ए 2 है, 2 ऑप्शन में है, केवल ए 2 पर है, डी 3 पर है, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी अब हमें कन्फर्म हो गया कि जो आंसर होगा यह इन्हीं दोनों में से होगा, इन दोनों में से नहीं होगा। अब हमें एक ऑप्शन और चूज करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है मेरे भाई, ये जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर जो है, ये जो बी है, ये टीटी कृष्णामाचारी जो है ये 1 पर जाएगा प्रारूप समिति के। तो ये भीमराव अम्बेडकर ये सदस्य प्रारूप समिति, ये जो कृष्णामाचारी थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं थे। अगर आपसे पूछेगा प्रारूप समिति के सदस्य तो आप उसमें अम्बेडकर जी भी आ जाएंगे, स्पेशली अगर पूछेगा दूसरा होगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो उसमें और सदस्य टीटी कृष्णामाचारी थे। तो बचा हुआ है एक हमारा ऑप्शन सी जो आ जाएगा मेरे भाई, वह है ये इस पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन रहा है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 40 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। तो मेरे भाई ब्रिटिश संविधान से कौन सी विशेषताएं ली गई थी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ये अगले पेज पर आ गया है। तो 40वां में हम लोग देखते हैं कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संसदीय व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर जो है
ये डी हो जाएगा। इसमें 3 नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये मेरे भाई यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से, और बाकी जितने थे सब जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिए गए। आगे देखें हम लोग क्या है, निम्नलिखित इसमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो मेरे भाई इसमें कह रहा है इसमें कौन से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, मैंने बता चुका हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेके 7 सदस्य थे। तो कौन सा नहीं थे? ये बी एन राव नहीं थे। बी एन राव ये एक सिविल सर्विस थे जो बहुत ही ज्ञानी थे इस संविधान के मामले में। तो आगे देखिए, चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए क्या है 42वां में। तो ये 42वां हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 42 संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्या है मेरे भाई, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के पुनर्निर्माण को अनुप्रमाणित किया है। पता नहीं, यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं बल्कि यह एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्राप्त किया। ये हमें कन्फर्म है, यानी 3 होना चाहिए। जिसमें 3 नहीं होगा वो गलत है, ये गलत, ये गलत। तब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब हमारा जो 42वां क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई, ये जो हमारा ये यहाँ पर ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 दोनों होने चाहिए। ये हमें कन्फर्म है कि उद्देश्यों को अपने उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। ये सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बन रहा है। 42 है। 43वां अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था। अभी मैंने बताया मेरे भाई, संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो ये जो राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा की अध्यक्षता यही कर रहे थे। और भीमराव अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता ही होगा। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। ये वल्लभ भाई पटेल जो है अल्पसंख्यक और प्रांतों के जो संबंधित समिति बनी थी, उसके मूल अधिकार से संबंधित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ। 44वां में देखें क्या है, ऑप्शन पीछे दिया है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। तो इसमें कुछ नाम दिए होंगे, वही कह रहा है भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था 44वां में। तो 44वां हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, स्वामी कृष्ण अय्यर और के.एम.के. गांधी। तो जो 44वां ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो हमें पता है गांधी जी इन सभी से बाहर थे। किससे बाहर थे? जो प्रारूपण समिति, जो संविधान सभा की जो समितियां तमाम बनी थी, वो उसमें गांधी जी किसी भी को भी मतलब उसमें सम्मिलित नहीं थे। हालांकि गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, वो केवल जो है एक ऑब्जर्वर बनकर बैठे थे, कोई गलतियां न कर पाए, लेकिन उसमें जो है इनकी वो समिति में नहीं भाग लिए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक, 2 सिविल सर्विस सर निम्नलिखित में से कौन थे। हमें पता है संविधान सभा जो बैठी थी उसमें 2 सिविल सेवक बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानी थे और वो जो है संविधान सभा की मदद बहुत किए थे। कौन थे वो? बी.एन. राव और S.N. मुखर्जी। बहुत बड़ा रोल था संविधान में इनका, बहुत ज्ञानी थे, सिविल सर्विस थे। तो आगे देखें हम लोग 46वां में क्या है। इसमें संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। तो यह जो है कॉन्सेप्ट किसने तैयार किया था मेरे भाई? सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया, मतलब ये इस कॉन्सेप्ट को प्रस्ताव में लाया था, तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे ये। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। 44 हो गया। अब हम लोग का कहाँ गया? ये 46वां क्वेश्चन था, तो हो गया। तो इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसमें 46 क्वेश्चन था जो हम लोगों ने हल कर लिया है अच्छे से। अब हम लोग इसके बाद और जो अगले पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे इससे संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।